आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज हम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वीय त्वरण तथा जी की वैल्यू में किस किस प्रकार से बदलाव होता है, फिर से केपलर के ग्रहों का नियम क्या है, इन सभी कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम दो तीन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आज से बहुत 100 साल पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और इसके सभी ग्रह जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी इसका चक्कर लगा रहा है और जितने भी ग्रह हैं इस पे चक्कर लगा रहे हैं और यही बात पूरी तरीके से हर जगह मान्य थी। लेकिन सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, यहाँ केंद्र में पृथ्वी नहीं है, यहाँ केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जब कोपरनिकस ने ये कहा तो बवाल हो गया, मतलब एक भूचाल सा आ गया। भूचाल क्या हुआ, कोपरनिकस को मृत्युदंड दे दिया गया। इसकी पुस्तक जिसमें ये बात लिखा था उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद कई 100 सालों तक इस बात पे पर्दा रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर से कुछ वैज्ञानिक आए और कहे कि हाँ ये सही बात है कि सूर्य क्या है, सेंटर में है और अन्य ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद आता है बारी न्यूटन की आते हैं और न्यूटन ने इस गुरुत्वाकर्षण का नियम, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गुरुत्वाकर्षण का नियम देने के बाद उन्होंने बताया कि इस तरीके से सूर्य जो है वास्तव में केंद्र में है और अन्य ग्रह पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी बात को आगे चल के केपलर ने और अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया कि सभी सूर्य कहाँ स्थित होता है, अन्य ग्रह किस प्रकार से कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कितना दूरी पर होते हैं, क्या परिक्रमण काल होता है, इन सभी चीजों के बारे में केपलर ने चर्चा किया। तो आइए देखते हैं इसमें से आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर में है, लेकिन अब माना जाता है कि सूर्य सेंटर में है, जो कि सही बात है। सबसे पहले सूर्य सेंटर में होने की बात किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। सबसे पहले किसने कहा, कोपरनिकस ने कहा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड, याद रखेंगे जितने भी पिंड है, प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में आकर्षण बल होता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल से भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड में आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल से भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब वो किस बल से आकर्षित करते हैं, कितना उनमें बल होता है, इस चीज को न्यूटन ने बताया। उन्होंने कहा कि यदि दो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके बीच की दूरी जो है r है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है वो आकर्षण बल कितना होगा, इन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ ये जरा समझना। इन्होंने कहा कि यदि दो द्रव्यमान है तो जितना उनमें मात्रा अधिक होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, और यदि दो द्रव्यमान है उनमें जितना अधिक दूरी होगी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। अब सर जरा समझना, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटता है तो कोई ना कोई एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, कोई ना कोई एक नियतांक आएगा। जो नियतांक आया ये था F = g(m1m2) बटा में r²। यही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम में दिया है। अब यहाँ से एक बात आपको याद रखना है, उन्होंने बताया कि ये g होगा और इसका मान बहुत कम होगा, g होगा और इसका मान बहुत कम होगा। तो आइए देखते हैं, लाइट कट चुकी थी, फिर इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखो जी का मान क्या इन्होंने बताया कि कम होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना होता है। इन्होंने बस इतना कह दिया कि ये वैल्यू जो होगा बहुत कम होगा।
इसी बात को आगे चल के हेनरी कैवेंडिश ने बताया, जिनका नाम केमिस्ट्री में जुड़ा हुआ है। इसी जब केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा तब पढ़ेंगे। हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन के साथ इनका नाम जुड़ा है, हाइड्रोजन से संबंधित आविष्कार इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या बताया, न्यूटन ने कि जी का मान कम होगा। कितना होगा नहीं बताया, हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि कितना कम होगा। अब देखो, अब हमारे और आपके बीच भी, हमारी ये व्हाइट बोर्ड के बीच भी एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन यह बल जो है उतना अधिक नहीं है जिसके कारण ये हमको आकर्षित कर ले या मैं इसको आकर्षित कर लूं। जैसे इस मार्कर को मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ इसको मुक्त रूप से छोड़ दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रही है। अब यदि इस मार्कर में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन यदि इस मार्कर का गुरुत्वाकर्षण बल हो सके तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए तो ये मार्कर पृथ्वी को खींचने लगेगा। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा और वो पृथ्वी के समीप आएगा तो क्या करेगा, वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने लगेगा। फिर पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं वो पृथ्वी की तरफ ना आकर के उसकी तरफ जाने लगेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या था कि दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इन्होंने बताया। अब आगे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लियर हुआ। आगे जब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण में, तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो इसको साधारण भाषा में समझना। यदि किसी पिंड को हम पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो उसके वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होता है और उस वृद्धि को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से एक बार, यदि किसी भी पिंड को हम ऊपर से नीचे की तरफ स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो उसके वेग में प्रति सेकंड की वृद्धि होती है और उस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब इस गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, जिसको ध्यान से समझना। पूछता है कि जी का प्रमाणिक मान कितना होता है, तो जी का प्रमाणिक मान समुद्र तल पर और 45 अंश अक्षांश पर। याद रखेंगे कहाँ कहाँ, जी का प्रमाणिक मान समुद्र तल और 45 अंश अक्षांश पर ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। कहाँ होगा, समुद्र तल और 45 अंश अक्षांश पर। फिर जी वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे सूत्र होता है जी के लिए, सूत्र होगा जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब समझना, ये तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ये हो गया मास ऑफ अर्थ और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। इस सूत्र में कहीं भी स्मॉल एम नहीं है, और जब कहीं भी स्मॉल एम नहीं है यानी कि वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये है कि समान ऊंचाई से बहुत ज्यादा वजन का कोई पिंड और कम वजन का पिंड दोनों साथ साथ गिराए तो दोनों एक ही साथ पृथ्वी पर गिरेंगे, कोई पहले और कोई बाद में नहीं गिरेगा। यहाँ तक कि यदि आप 100 मीटर की ऊंचाई या 1000 मीटर की ऊंचाई, चाहे जितनी ऊंचाई से 1000 केजी का कोई पिंड ले ले और रुई का टुकड़ा ले ले, बस शर्त यही है कि निर्वात होना चाहिए, क्योंकि यदि हवा रहेगा तो रुई पे दबाव डाल के उसकी दिशा को बदल देगा या उसमें समय लगाएगा। यदि निर्वात हो और 1000 केजी का पिंड और रुई का टुकड़ा समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों पृथ्वी पर एक समान वेग से पहुंचेंगे, एक समान समय पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण एम पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जी का मान जो होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है।
जी का मान, इस जी का मान स्मॉल जी का, बार बार आप ध्यान रखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। अब इसमें पूछता है कि कहाँ ज्यादा होगा और कहाँ कम होगा, तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस जगह पर व्यक्ति का भार सबसे ज्यादा होगा और किस जगह पर कम होगा, तो भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का भार सबसे कम होगा तथा ध्रुवों पर व्यक्ति का भार सबसे ज्यादा होगा। अगली बात पे आते हैं पृथ्वी के केंद्र पर। इससे पहले है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर। तो पृथ्वी तल से यदि आप ऊपर जाएंगे तभी जी का वैल्यू घटेगा, और पृथ्वी तल से नीचे आएंगे तब भी जी का वैल्यू घटेगा। अब आते हैं पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है वो शून्य होता है। तो क्वेश्चन 2 बना, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का वैल्यू शून्य होगा तथा किस जगह पर व्यक्ति का भार शून्य होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर व्यक्ति का भार एकदम शून्य होगा। हाँ, लेकिन द्रव्यमान शून्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है वो कभी नहीं बदलती है। तो द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन वस्तु का भार क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, तो केंद्र पर शून्य हो जाएगा। आगे देखना, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा 1/6 होगा। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति 60 किग्रा भार का है पृथ्वी पर, तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो 60 किग्रा का 1/6 कितना हो जाएगा? 10 किग्रा भार हो जाएगा। इतना हम लोग गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड पढ़े। इसमें फिर से एक बार दोहराते हैं तेजी से। जी का प्रमाणिक मान 45 अंश अक्षांश और समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वस्तु के द्रव्यमान पर जी निर्भर नहीं करता है और जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान शून्य होता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। इतना आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आते हैं कि ये भी गुरुत्वीय त्वरण है और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या होता है? तो देखो, सबसे पहला अंतर है इसका मात्रक में। स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न स्थान पर अलग अलग होता है, मतलब ये बदलता रहता है, अलग अलग होता है। लेकिन कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है यह नियत होता है, यह बदलता नहीं है। पृथ्वी तल पर जी का जो वैल्यू होता है स्मॉल जी का, यह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन पृथ्वी तल पर या कहीं भी जो होता है कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो कितना ये वैल्यू छोटा है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसीलिए न्यूटन साहब ने बताया था कि कम तो होता है लेकिन कितना होता है ये इन्होंने बताया हेनरी कैवेंडिश ने। इतना ध्यान रखेंगे आप। राशि कैसी होती है? तो स्मॉल जी जो है वह सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इतना आप ध्यान रखेंगे। इससे एक बार, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होगा। कैपिटल जी नियत होगा, पृथ्वी तल पर इतना मान और इसका इतना, और स्मॉल जी सदिश है और कैपिटल जी अदिश है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी से रिलेटेड। अब आते हैं हम कैपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम में। तो कैपलर ने ग्रहों से संबंधित प्रेक्षण करके ये 3 नियम प्रतिपादित किया। ग्रहों से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किया और तीनों नियम एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों से कुछ पॉइंट्स बस विशेष होते हैं, वही पूछता है। आपको ध्यान देना है। पहला नियम इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। पहला नियम क्या है?
कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य एक फोकस पर स्थित है। तो पहला नियम में दो बातें आपको ध्यान रखना है, दीर्घ वृत्ताकार और दूसरा नंबर सूर्य कहाँ होगा, फोकस पर होगा। ये पहला नियम में आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि केपलर के नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय कक्षा में, गोलाकार कक्षा में, आयताकार कक्षा में या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। प्रत्येक ग्रह जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो सूर्य कहाँ स्थित होता है, किनारे पर स्थित होता है ग्रहों के, या नीचे स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। तो नीचे ऊपर किनारे पे नहीं, कहाँ पे स्थित होगा, फोकस पे स्थित होगा। बस यही पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। दूसरा नियम में क्या हमने कहा, समान समय में समय भी समान होगा और समान क्षेत्रफल तय करते हैं। इसका मतलब जरा ध्यान से समझना आप। इसमें इन्होंने ये कहा कि यदि यहां से ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये पृथ्वी है और इसका चक्कर लगा रहा है, तो यहां से मान ले रहे हैं कि पृथ्वी जो है यहां से लेके इतनी दूरी को तय कर रही है, यहां से आई यहां तक, और यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसको तय करने में इसने लिया 2 महीने का समय लिया। समझना जरा ध्यान से। हमने कहा कि ये इतना क्षेत्रफल 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसको तय करने में पृथ्वी ने 2 महीने का समय लिया। अब जितने भी 10,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल होंगे उसको तय करने में पृथ्वी 2 महीना ही समय लेगी। यही बताया था इन्होंने, केपलर ने। समझना कैसे, जैसे मान लेते हैं कि यहां से इतना है, अब ये दूरी अधिक नहीं है, मान लेते हैं कि यहां से पृथ्वी इतना दूरी तय की, ये दूरी सूर्य से नजदीक होने के कारण अधिक है, दिख रही है लेकिन अधिक नहीं है। यदि इसको 2 महीने में लगेगा इतना दूरी तय करने में, तो देखेंगे तो ये क्षेत्रफल इसका कितना होगा, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा, या 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा तो 2 महीने समय लगेगा। तो समझ में आ रहा है बात, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से एक बार। यदि कोई ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये इसका नियम है। यानी कि 2 महीने में यहां भी लगा तो ये भी क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। यदि आपको न समझ में आया हो तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा, लेकिन आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम आते हैं। तीसरा नियम इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ये ग्रह है इसका एक परिक्रमण काल होगा, उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आता है प्रश्न की अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होगा, तो देखो ये वृत्त होता है, वृत्त में जो ये व्यास की तरह होता है, व्यास न होकर के इसी का नाम हम देते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, और इसको हम कहते हैं लघु अक्ष, लघु अक्ष। तो इसमें लघु अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे मतलब है, दीर्घ अक्ष से। ये पूरा होगा दीर्घ अक्ष और इसका आधा हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष। तो इसमें हमें लेना किससे है, अर्ध दीर्घ अक्ष से। यहीं पर इन्होंने बताया कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग मतलब टी का स्क्वायर, उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के, यानी कि इसके ए से, इसको हम 2a से, पूरा को 2a से प्रदर्शित करेंगे, तो ये आधा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा नियम में इन्होंने बताया, यानी कि टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, मेन बात ये ध्यान देना है। इससे ये निष्कर्ष है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग पता किया जा सकता है यदि उसका अर्ध दीर्घ अक्ष पता हो। मतलब केपलर महोदय ने बताया कि आप यदि अर्ध दीर्घ अक्ष हमें बता दो तो मैं बता दूंगा कि ग्रह का परिक्रमण काल कितना है। पहला निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष ये है कि कोई भी ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूरी होगा, उसका अर्ध दीर्घ अक्ष जितना अधिक होगा, वह परिक्रमण करने में उतना ही अधिक समय लेगा। जैसे बुध जो है सूर्य के नजदीक है,
तो उसका परिक्रमण काल बहुत कम है। अरुण वरुण और जितने भी ग्रह आगे बढ़ते चले जाएंगे वो सूर्य से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए इनका परिक्रमण काल ज्यादा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसका परिक्रमण काल ज्यादा होगा, केपलर के किस नियम के अनुसार? तृतीय नियम के अनुसार। किसी भी ग्रह की सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी, किस नियम के अनुसार? केपलर के दूसरे नियम के अनुसार। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, किस नियम के अनुसार? तो प्रथम नियम के अनुसार। सूर्य फोकस पर स्थित होता है, किस नियम के अनुसार? तो प्रथम नियम के अनुसार। तो इतना बात आप ध्यान रखोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम और जी का मान तथा केपलर से संबंधित सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आप इसको ध्यान से देखना, न समझ में आए फिर से एक बार देखना, उसके बाद भी न समझ में आए तो फिर कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते जाइए। धन्यवाद।